प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 8 वरदराज पढ़ें। बच्चों, जिस प्रकार आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाते हैं अथवा किसी दूसरे शहर जाना पड़ जाए तो छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते हैं जहाँ माता पिता नहीं होते, उसी प्रकार प्राचीन काल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास उनके आश्रम में अथवा गुरुकुल में जाया करते थे। बच्चों, हमारी आज की कहानी का मुख्य पात्र वरदराज भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु थे भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था। बच्चों, वरदराज पढ़ाई में कैसे थे, क्या वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। पढ़ने की लगन हो तो कठिन से कठिन पाठ भी आसानी से याद हो जाता है। वरदराज नाम का बालक ना जाने क्यों पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहा था। गुरुकुल से निकाले जाने पर उसे पढ़ाई का महत्व पता चला और लगन के साथ उसने गुरुकुल में पुनः प्रवेश किया। बच्चों, हमारी कहानी का मुख्य पात्र वरदराज पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वह मन लगाकर नहीं पढ़ पाता था, इसलिए उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया था। तब जाके उसे पढ़ाई का महत्व पता चला था और फिर उसने गुरुकुल में पुनः प्रवेश किया था। किस प्रकार वो पढ़ लिख कर आगे बड़ा बना, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यह मुख्य बात इस बात पर है कि बच्चों, अगर आपके मन में लगन है तो कठिन से कठिन पाठ भी आसानी से याद हो जाता है, जबकि आरंभ में वरदराज में उसी लगन का अभाव था। इस पाठ के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ देखते हैं। गुरुकुल विद्या प्राप्त करने का स्थान, स्वयं अपने आप, अतिथि मेहमान, खरे उतरते, अच्छी तरह से काम करना, सफल होना, दर्जा, कक्षा, प्रयत्नों, कोशिशों। बात बहुत पुरानी है, तब की जब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजा करते थे। गुरुकुल यानी ऐसा स्थान, ऐसा आश्रम जहाँ गुरु के साथ रहकर पेड़ों के नीचे बैठकर विद्या प्राप्त की जाती थी। तो गुरुकुल का मतलब आप समझ गए, ऐसा स्थान, ऐसा आश्रम जहाँ बच्चों के माता पिता उनके साथ नहीं हैं, केवल गुरु हैं। गुरु की शरण में रहकर पेड़ों के नीचे बैठकर वो विद्या प्राप्त किया करते थे। अपना सभी काम विद्यार्थी स्वयं करते थे। आश्रम की साफ सफाई करना, पानी भरना, भोजन पकाना, वस्त्र धोना आदि सब कुछ। जो बच्चे आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा के साथ साथ उन अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। कौन कौन से काम करने पड़ते थे आश्रम के? वहाँ की साफ सफाई करना, पानी भर कर लाना, खाना पकाना, कपड़े धोना आदि। सभी का आदर करना, अतिथि सेवा करना, पशु पक्षियों का ध्यान रखना, प्रकृति की देखभाल करना, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, ये आश्रम के ऐसे नियम थे जिनका पालन हर बच्चा करता था। बच्चों, इन बच्चों को वहाँ की शिक्षा ग्रहण करते समय बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। वो सारे नियम उनके लिए कौन कौन से अनिवार्य थे? उनमें है बड़ों की सेवा करना, सबका कहना मानना, सबका आदर करना, जो मेहमान वहाँ आए हैं उन मेहमानों की देखभाल करना, अतिथि सत्कार करना, उनकी सेवा करना, जो वहाँ के पशु पक्षी हैं आश्रम के आसपास के आश्रम के, उनकी देखभाल करना, प्रकृति की देखभाल करना, यानी पेड़ पौधे हैं वहाँ के, बाग बगीचे, उनकी रख रखाव करना, जितने लोग वहाँ पर हैं सबसे व्यवहार कैसा करना, प्रेम पूर्वक। ये उस आश्रम के नियम थे और इन बच्चों को उन नियमों का पालन करना पड़ता था। सभी विद्यार्थी बहुत मन लगाकर पढ़ते और उसमें आई बातों पर एक दूसरे से चर्चा करते। इस प्रकार सभी परीक्षा में खरे उतरते और अपना अपना दर्जा पास करके अगली कक्षा में पहुंच जाते थे। बच्चों, उस आश्रम में रहने वाले सभी विद्यार्थी बहुत मन लगाकर पढ़ते थे।
गुरुजी उन्हें जो भी पाठ पढ़ाते थे उन्हें वो समझते और उस पाठ के अंतर्गत आई गई बातों के बारे में अपने और सगी साथी जितने उनके थे शिष्य उनके साथ के उन सारों से वो चर्चा करते। यानी वहाँ के विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से उन सारे विषयों पर बातें किया करते थे और इस प्रकार धीरे धीरे सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा में खरे उतरते जाते, यानी पास होते जाते, अपना अपना दर्जा पास करते और अगली कक्षा में पहुँच जाते। यानी एक परीक्षा पास की और अगली परीक्षा पास की और इस प्रकार एक कक्षा से होते हुए दूसरी कक्षा में पहुँचते चले जाते थे। वहाँ एक बच्चा था वरदराज। वरदराज गुरुजी द्वारा पढ़ाया पाठ पढ़ता समझता किंतु याद नहीं रख पाता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बहुत प्रयत्नों के बाद भी वे अगली कक्षा में नहीं जा पाया। गुरुजी ने गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए वरदराज को घर वापस जाने का आदेश सुनाया। बाकी सारे विद्यार्थी तो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वरदराज जो था वो क्या करता, कोशिश करता, पाठ को पढ़ता भी था, समझता था, लेकिन याद नहीं रख पाता था। जब भी गुरुजी उनसे पूछते, वरदराज क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो वो क्या जवाब देता, क्योंकि उसको पाठ याद ही नहीं होता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अगली कक्षा में नहीं पहुंच पा रहा था। तब गुरुजी ने गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए वरदराज को आदेश दिया, आज्ञा सुनाई कि तुम्हें वापस घर जाना होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता उसे वो गुरुकुल में कैसे रखते, इसलिए उन्हें वापस भेजना था। तो उन्होंने आदेश सुना दिया कि तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना है। वरदराज बहुत दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। सोचता, मैं पाठ क्यों नहीं याद कर पाता, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, मुझे यूँ आया देखकर माँ क्या कहेगी, मैं माँ से क्या कहूँगा। जब गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें वापस लौट जाना है, तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वरदराज घर की ओर चल पड़ा। लेकिन कैसे, दुखी मन से। वो लगातार सोचता चला जा रहा था कि मुझसे पाठ क्यों नहीं याद होता, सब याद करते हैं, मुझसे क्यों नहीं याद होता, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग पाता। जब मैं वापस घर लौटूंगा तो माँ मुझे देखकर क्या सोचेंगी, कितना दुखी होंगी। मैं माँ से क्या कहूँगा कि मैं बाकी बच्चों की तरह पाठ नहीं याद कर पाता था, अगली कक्षा पे नहीं जा पाया, इसलिए गुरुजी ने मुझे वापस भेज दिया। ये सब बातें सोचकर वरदराज बहुत अधिक दुखी था। बच्चों, उस समय यातायात के साधन नहीं थे। यातायात यानी आवागमन के साधन, किसी पे वाहन पे बैठकर सफ़र करना, जैसे बस है, गाड़ी है, ये यातायात के साधन हैं। उस समय ये सब साधन नहीं थे, लोग पैदल ही आया जाया करते थे। वरदराज भी पैदल ही घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। वह बहुत थक गया था, प्यास लग रही थी, इधर उधर कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता था। जहाँ वो आश्रम में रहता था, आश्रम से घर उसका दूर था। रास्ते में सुनसान रास्ते पर वो चला जा रहा था पैदल ही। थका हुआ था बहुत ज़्यादा, प्यास भी लग रही थी, इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अकेला ही वो चले जा रहा था। आखिर चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। एक पनघट पर जहाँ पानी भरा जाता है, जहाँ कुआं रहता है, कुएं पर लोग पानी भरते हैं, तो वहाँ पनघट पर स्त्रियाँ पानी भर रही थी। उसने जी भर के पानी पिया और वहीं पेड़ की घनी छांव में सुस्ताने के लिए बैठ गया। जब वह थक गया, हार कर वो एक गांव में जहाँ पहुँचा, वहाँ स्त्रियाँ पानी भर रही थी, तो उन्होंने उनसे पानी मांगा और जी भर कर पानी पिया। पानी पीने के बाद वो पेड़ पर के पास ही उसकी घनी छाया में आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए, यानी थका हुआ था, थोड़ी राहत शरीर को देने के लिए, आराम देने के लिए वो वहाँ उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसका ध्यान कुएं की जगत पर पड़ी। जगत यानी कुएं की वो दीवार जहाँ पर बाल्टी या घड़ा रखा जाता है। अब जब वो बैठा था पेड़ की छांव में, बैठे बैठे वो स्त्रियों को पानी भरता देख रहा था। देखते देखते उसका ध्यान कहाँ गया, उस कुएं की जगत पर दीवार पर। क्या देखा उसने कि वहाँ रस्सी है। फिर उसने देखा कि चरखी तेजी से घूमती है और रस्सी उतनी तेजी से डोल को पानी के भीतर ले जाती है। छपाक की आवाज़ होती और डोल भर जाता। रस्सी से डोल को फिर से ऊपर खींच लिया जाता।
यह सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ स्त्रियाँ किस प्रकार पानी भर रही थी कि वो रस्सी के सहारे अपने डोल यानी बाल्टी को भीतर भेजती। रस्सी से बंधी हुई है उनकी बाल्टी, ऊपर चरखी लगी हुई है और ऐसे में चरखी के सहारे से वो रस्सी नीचे जाती है और पानी पड़ती है, चपाक की आवाज़ आती और उसमें पानी भर जाता। फिर स्त्रियाँ क्या करती, उस रस्सी को ऊपर खींचती और इस प्रकार वो पानी भरने का काम कर रही थी। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उस जिस समय वह पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, सुस्ताते हुए उसकी निगाह गई कुएं पर। उसने देखा कि कुएं की जगह के कुछ पत्थर किनारे से टूटे घिसे से हो रहे हैं। इतनी सुंदर जगत पर ये टूटे घिसे पत्थर क्यों लगाए गए हैं? वह उठा और कुएं के पास जाकर ध्यान से देखने लगा। उसे हैरानी हो रही थी कि कुआं सारा इतना सुंदर बना हुआ है, सारा जगत इतना सुंदर बना हुआ है, लेकिन एक किनारे से टूटे घिसे पत्थर लगे हुए हैं। उसको समझ नहीं आया। उसे लगता क्यों इन पत्थरों को लगाया गया है। वह पास जाकर ध्यान से देखने लगा। क्या देख रहे हो बेटा? पानी पिलाने वाली स्त्री ने उससे पूछा, जो थककर वहीं सुस्ता रही थी। जिस स्त्री ने उसे पानी पिलाया था वो भी वहीं आराम कर रही थी। उसने इस बच्चे को देखा तो उससे पूछ लिया कि बेटा क्या देख रहे हो? अब उसने क्या पूछा? उसने वरदराज ने पूछा, ये कटे घिसे पत्थर यहाँ क्यों लगाए गए हैं? स्त्री ने कहा, पुत्र, ये रस्सी की रगड़ से पड़े निशान हैं। पानी खींचते समय रस्सी बार बार यहाँ रगड़ खाती है, इसी से ये पत्थर घिस गए हैं और निशान पड़ गए हैं। इस स्त्री ने बच्चे को बताया, वरदराज को, कि ये जो पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कटे घिसे हुए, वास्तव में ये लगाए नहीं गए हैं, ये कट गए, घिस गए हैं। और कैसे घिसे? रस्सी के कारण। रस्सी बार बार यहाँ रगड़ खाती है, बार बार घिसती है। बार बार रस्सी की रगड़ से जब वो पानी भरती हैं तो उस रगड़ से इस पत्थर पर निशान पड़ गए हैं और ये पत्थर घिस गए हैं। वरदराज फिर से घनी छांव में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर ये मुलायम रस्सी इन पत्थरों को घिस सकती है, ऐसे निशान बना सकती है, तो भला बार बार पढ़कर मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद कर सकता? अब वो वापस वरदराज फिर पेड़ के नीचे बैठा था। घनी छाया में बैठा वो फिर से सोच रहा है। और क्या सोचता है कि इतनी कोमल मुलायम रस्सी होती है और पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन बार बार रस्सी की रगड़ पड़ती रहती है। उस रगड़ से पत्थर तक घिस सकता है, उस पर निशान पड़ सकता है। तो फिर भला मैं अगर बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे भी याद होना चाहिए। वो सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसके मन में कुछ विचार कौंधा। मुस्कुराने लगा। अपने कपड़े झाड़ता हुआ वह उठा और उठ खड़ा हुआ कहाँ चल पड़ा, नई उमंग और नए उत्साह के साथ वापस गुरुकुल के पास। अपने गुरुजी के पास वो लौट पड़ा। मन में उसका कोई विचार आ गया था, कोई प्रेरणा उसके मन में जाग गई थी। उस रस्सी को देखा उसने, वहाँ के पत्थर को देखा, ये समझा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर गिर सकता है, तो मेरे बार बार पढ़ने से मुझे याद हो सकता है। ये विचार जैसे मन में आया तो कपड़े झाड़े, नया उत्साह उसमें के मन में जागा, नई उमंग आई और वो तेजी से गुरुकुल की ओर अपने गुरु के पास लौट चला। गुरुजी ने उसे आता देख लिया दूर से। गुरुजी ने देखा कि आत्मविश्वास से भरा वर्द लौट के आ रहा है, क्योंकि अब जो आने का ढंग था वो अलग था। वह जिस चाल से बढ़ा चला जा रहा था, वे समझ गए ये पहले वाला वरदराज नहीं है। पहले वाला वरदराज कैसे था? हताश, निराश था, झुकी कमर थी, मन में निराशा का भाव था। लेकिन अब जो वरदराज लौट के आ रहा था, चाल में तेजी सी उत्साह था, उमंग था, मन में प्रसन्नता का भाव था। गुरुजी समझ गए कि ये वो वाला वरदराज नहीं है, अर्थात इसके मन में अब पढ़ने की लगन पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। यही वरदराज आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना और इसी वरदराज ने आगे चलकर अपने गुरु द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा था, उसी पर आधारित फिर वरदराज ने भी संस्कृत के 3 ग्रंथ लिखे थे
और उनमें 3 ग्रंथों में एक था मध्यम सिद्धांत कौमुदी, दूसरा था लघु सिद्धांत कौमुदी और तीसरा सार कौमुदी। यानी संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ फिर इस वरदराज बालक ने लिखे। और कैसे लिखे? निरंतर अभ्यास करके। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सा, रसी आवत जावत पर सिर पर पड़त निशान। बच्चों, यहाँ मौखिक प्रश्न दिए जा रहे हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं श्रुतलेख के लिए। इन कठिन शब्दों का आप लिखित अभ्यास करेंगे। यहाँ लिखित प्रश्नोत्तर हैं। इन लिखित प्रश्नोत्तरों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।